हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब के एक चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षक के गुण ये हमने सीख लिया है, पदार्थ की अवस्थाएं हमने सीख ली हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे संपीड्यता क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, किसी ठोस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है और किसी ठोस का गलनांक क्या होता है। ठीक है, संपीड्यता संपीड्यता का गुण जो होता है ये पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण बाहरी बाह्य बल लगाकर उसके आयतन में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं संपीड्यता। ओके, आपकी सुविधा के लिए मैंने ये परिभाषा यहाँ लिख दिया है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल लगाकर उसके आयतन में परिवर्तन लाया जा सकता है उसे संपीड्यता कहते हैं। और ये जो संपीड्यता का क्रम होता है ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है, ठोस सबसे कम संपीड्य होते हैं, उससे अधिक द्रव होता है और सबसे अधिक संपीड्यता गैसों की होती है। ठीक है, ठोस की संपीड्यता बहुत कम होती है क्योंकि इसमें जो कण होते हैं एक दूसरे से सटे होते हैं, मतलब कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है ना, नहीं के बराबर होती है, इसलिए उसको दबाने से भी वे और नज़दीक नहीं आ पाते हैं। द्रव की संपीड्यता ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम होती है क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी ठोसों से अधिक परंतु गैस से कम होता है। ओके, गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें जो कण होते हैं ये दूर दूर होते हैं और इसलिए उनको दबा करके फोर्स लगाकर, दाब मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही प्रेशर बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो जब उसमें हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, या फोर्स लगाते हैं तो इसके कण और नज़दीक आ सकते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तो गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। ठीक है, ठोस की संपीड्यता बहुत कम होती है, जैसे है ना, अगर हम ये लोहे की बनी वस्तु है इसको हम दबाएंगे, है ना, किधर से भी दबाएंगे, इधर से भी हम फोर्स लगाएंगे तो इसका आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन द्रव और गैस का आयतन में हम परिवर्तन ला सकते हैं बाहरी बल लगा करके। ओके, गैसों का आयतन अधिक होने का हमको क्या फायदा है। ठीक है, गैसों का आयतन बहुत अधिक होने का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या इसका उपयोग होता है। ठीक है, आप जानते हैं एलपीजी, सीएनजी, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, तो एलपीजी गैस का सिलेंडर, सीएनजी गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इस सब में क्या होता है, गैस की बहुत अधिक मात्रा को, है ना, प्रेशर लगा करके या बल लगा करके एक बहुत कम आयतन वाले सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हैं क्लास करने के लिए उस रूम में भी क्या है, हवा है, लेकिन आपको इसके वजन का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि, है ना, उसमें जो गैस है उसका वजन, है ना, 1 आध किलो भी नहीं होगा। नहीं तो क्या होता, अगर उसे 5-6 किलो का गैस रहता तो हम बहुत जल्दी थक जाते, लेकिन ये बहुत हल्की होती है और इसीलिए छोटा सा सिलेंडर में उतना ज़्यादा गैस, है ना, एलपीजी में 15-15.5 kg गैस होता है, उस छोटे से सिलेंडर में उतना अधिक गैस को प्रेशर लगा करके
भर दिया जाता है। तो गैसों की संपीड्यता अधिक होने का है ना फायदा ये है कि बहुत अधिक गैस की मात्रा को हम एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भर सकते हैं और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं ये एलपीजी और सीएनजी क्या होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ये आयरो गैरो टॉपिक नहीं होता है। ठीक है, ये सब नौकरी दिलाने वाला टॉपिक है। ठीक है, विज्ञान से संबंधित यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं द्रवित, द्रव नहीं बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तब गैस द्रव में बदल जाता है। ओके, तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एक साल में पूछा था एग्जाम में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो एक महाशय ने जो क्लास नहीं किया था होगा, उन्होंने लिखा था लोकल पब्लिक गैस। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, लोकल पब्लिक गैस नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं। प्रमुख संघटक इसमें मुख्यतः दो गैस होता है। ठीक है, प्रोपेन गैस। ठीक है, प्रोपेन गैस, इसका फॉर्मूला है C3H8, और ब्यूटेन गैस। ठीक है, ब्यूटेन गैस, इसका फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, तो इसमें दो गैसें मुख्य रूप से होती हैं, प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस। इन गैसों का अपना कोई गंध नहीं होता है, फिर भी से हमको पता चल जाता है। अगर एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है तो हमको पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो जो गंध हमको मिलता है वो इन गैसों का नहीं होता है, उसमें और एक पदार्थ मिलाते हैं जिसको बोलते हैं एथिल मरकप्टन। क्या बोलते हैं, एथिल मरकप्टन, और इसका फॉर्मूला होता है C2H6S। ठीक है, तो यही केमिकल उसमें मिलाया हुआ रहता है, जिसका गंध बहुत ही तीखा होता है और एकदम अनोखा होता है। इसीलिए हम जान जाते हैं कि हाँ गैस का रिसाव हो रहा है, और जा कर के गैस ऑफ करते हैं। तो पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन सा जो गंध मिलती है वो किस चीज़ की होती है, तो बता देना है एथिल मरकप्टन। ओके, तो इसका उपयोग आप जानते हैं, इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, है ना, घरों में ईंधन के रूप में खाना पकाने में होता है। ठीक है, खाना पकाने में। तो मत लिखना कि एलपीजी से गाड़ी चलता है, नहीं तो एग्जाम में तुम लोग एलपीजी से गाड़ी चलाते हो और सीएनजी से खाना भी पका लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में खाना पकाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ऐसा ही अगला है सीएनजी। ठीक है, सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसको बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसका जो मुख्य संघटक होता है
वो होता है मीथेन गैस। ये होता है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस। फॉर्मूला होता है CH4। ओके, ठीक है। इसका मुख्य संघटक होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। मार्श गैस कहा जाता है क्योंकि यह दलदल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ना। दलदल, दलदल को बोलते हैं मार्शी, है ना, मार्शी लैंड। तो यहीं से शब्द बना है मार्श, और इसीलिए मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग स्वचालित वाहनों, स्वचालित वाहनों जैसे कार, बस, है ना, ट्रक, ऑटो या टेम्पो इत्यादि के ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। क्योंकि इन गैसों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, ठीक है, और अन्य प्रदूषक यहाँ से नहीं बनते हैं। और इसीलिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अभी वाहनों में CNG का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, ठीक है। तो CNG से गाड़ी चलता है, LPG से नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, संपीड्यता में इतना ही। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इसके दो उपाय हैं, ताप में परिवर्तन के द्वारा, और दाब में परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। ताप, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन के द्वारा उनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो जैसे कोई ठोस है तो इसको अगर हम ऊष्मा देंगे तो यह द्रव में बदल जाएगा, और फिर द्रव को हम ऊष्मा देंगे तो यह गैस में बदल जाएगा। अगर गैस को ठंडा करेंगे, इसको बोलते हैं शीतलन, ठीक है, ठंडा करेंगे तो यह द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो यह ठोस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक। अब हमको पढ़ना है ठोस पर ताप का प्रभाव, ठोस पर ताप का प्रभाव, ठोस पर ताप का प्रभाव। ओके, ये जो ताप होता है ये होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वही उसका टेम्परेचर होता है। ओके, तो पदार्थ के कणों के अभिलक्षकीय गुण में मैंने बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब ठोस को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये
है ना, ये कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, और जब ये कंपन करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि इनका जो एनर्जी होता है वो इनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ देता है। ठीक है, और जो ठोस के कण होते हैं वे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और है ना अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो ठोस है वो द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखना, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कंपन करने लगते हैं और ये अपने ही स्थान पर कंपन करने लगते हैं। ठीक है, कंपन करने लगते हैं। जब यह ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है तब कण अपने नियत स्थान को, इनका डेफिनिट स्थान होता है, जब ठोस में रहते हैं उस समय एकदम फिक्स्ड स्थान रहता है, अपने नियत स्थान को छोड़कर ओके अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ओके, ठीक है, अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और ठोस द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो यदि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि ठोस पर ताप का प्रभाव बताइए, तो लिख देना तापमान बढ़ाने पर ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और क्या होता है, ऊर्जा बढ़ने से ये कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब यह ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है ना, कमजोर कर देती है या तोड़ देती है, तब कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर है ना गति करने लगते हैं और ठोस द्रव में बदल जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, हमारा टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं, ये भी हो गया। ठीक है, ये अधूरा हुआ है ना, द्रव से गैस कैसे बनता है वो बाद में देखेंगे। ठोस पर ताप का प्रभाव, फिर ऐसा ही हम देखेंगे द्रव पर ताप का प्रभाव। ओके, अभी हम लोग देखेंगे गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो गलनांक होता है ठोस का, द्रव या गैस का गलनांक नहीं होता है, द्रव नहीं गलता है। ठीक है, द्रव खौलता है, उबलता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, ठोस गलता है। ओके, तो ठोस होता है, गलनांक होता है वह ताप जिस पर
कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है या द्रव में बदल जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलनांक कहते हैं। ठीक, तो गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिणत हो जाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, है ना, के होता है केल्विन। टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन होता है, इसको के से डिनोट करते हैं। डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है व्यवहारिक मात्रक। तो हम सिखाएंगे कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। ओके, ठीक है। गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। ओके, ठीक। तो ये जो किसी ठोस का जो गलनांक होता है वो ये बताता है कि उस ठोस में कणों के बीच का आकर्षण बल कितना मजबूत है। ठीक है, कितना मजबूत है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की मजबूती को दर्शाता है। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की मजबूती को दर्शाता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है और तांबे का गलनांक होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेटा हमारे पास है। लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस है और तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इसका मतलब है कि लोहा में कणों के बीच का आकर्षण बल अधिक मजबूत होता है और इसलिए उसको तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी के चलते क्या होता है, लोहा जो होता है तांबा से अधिक मजबूत होता है। ठीक है, अतः लोहा तांबा से अधिक मजबूत होता है। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे कि क्यों लोहा तांबा से अधिक मजबूत होता है तो लिख देना है कि लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस ही होता है। मतलब यहाँ पर कणों के बीच का आकर्षण बल अधिक मजबूत होता है और इसीलिए लोहा जो होता है तांबा से अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बाय।